चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि जो भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग टोटली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अगर रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन करके हो रहा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ह्यूमन में गैमेट बनता है इसलिए ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो गया। और दूसरा होता है ह्यूमन के लिए कि वीवी पेरस होता है। वीवी पेरस मतलब यंग वन को बर्थ करते हैं। अगर वो जो ऑर्गेनिज्म अंडे देते हैं उनको ओवी पेरस कहलाता है और जो बच्चे देते हैं वीवी पेरस कहलाते हैं। अब देखेंगे इवेंट कौन कौन सा होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। तो लिख रहा है कि इवेंट इन रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स, यानी कौन कौन इवेंट्स आते हैं। तो ये 6 इवेंट है यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। उसके बाद गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर डालना, इंसेमिनेशन। तीसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। चौथा इम्प्लांटेशन। पांचवा जेस्टेशन और पार्चुरेशन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पहला स्टेप है क्या, गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखा और फर्स्ट क्या है बेटा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि स्पर्म बनेगा कहाँ पे, मेल के अंदर, मेल गैमेट कहलाता है, और ओवा बनता है फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमेट कहलाता है। अब इस गैमेट का ट्रांसफर, कौन से गैमेट का, मेल गैमेट का। तो इसके बाद जो स्टेप होता है वो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर लिखा हूँ क्या, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब सीमेन को फीमेल बॉडी में डालना या स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर डालना, इंसेमिनेशन कहलाता है। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा इंसेमिनेशन। अब जैसे ही फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म जाएगा, ओवा से मिलेगा, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वहाँ पे होगा, और मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, आपस में फ्यूज होना, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो तीसरा जो स्टेप हो जाएगा वो होगा, यानी कि इवेंट होगा तीसरा, वो फर्टिलाइजेशन होगा। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद मेल फीमेल गैमेट जब मिलता है तो जाइगोट बनता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जैसे जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होके ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो लिखा है क्या कि दिस इज फॉलो बाई एंड डेवलपमेंट ऑफ, दिस इज फॉलो बाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो एक सेल का मास होता है, इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो चौथा स्टेप होता है इम्प्लांटेशन। तो देखिए इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो जैसे ये यूटेरस का वाल हो गया और ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे बन गया है, सेल का मास बन गया, मास ऑफ सेल। मास ऑफ सेल जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। और इस यूटेरस के वाल से, ये यूटेरस हो गया बेटा, और ये यूटेरस का वाल हो गया, और इस यूटेरस के वाल से ब्लास्टोसिस्ट का अटैच होना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो ये हो जाएगा इम्प्लांटेशन। कौन सा पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, इम्प्लांटेशन कहेंगे। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना ह्यूमन के अंदर जैसे 9 मंथ 7 डे के लिए डेवलपमेंट होगा, और ये कहलाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जेस्टेशन। तो जेस्टेशन हो गया 5वां पॉइंट। अब जैसे ही ये 9 मंथ 7 डे का होगा तो इस बेबी का डिलीवरी होगा, फीटस का डिलीवरी होगा, और डिलीवरी ऑफ जो बेबी होता है वो कहलाता है पार्चुरेशन। तो 6th स्टेप हो जाएगा पार्चुरेशन। यानी कि ये रहा इवेंट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं। ओके, अब देखिए क्या क्या पॉइंट लिख रहा कि यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है ये प्यूबर्टी के बाद होता है। ठीक है, लेकिन कुछ इवेंट फीमेल के अंदर वो प्यूबर्टी से पहले, यानी कि बर्थ से पहले होता है, वो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्यूबर्टी पे क्यों होता है, क्योंकि प्यूबर्टी पे हार्मोनल चेंज होता है। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट हार्मोन निकलते हैं, और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट हार्मोन निकलते हैं, उसकी वजह से ये प्यूबर्टी पे इवेंट चलते हैं। आगे देखिए, रिमार्केबल देयर आर द रिमार्केबल डिफरेंट बिटवीन
रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड द फीमेल। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट में रिमार्केबल डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिख रहा क्या कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो कंटिन्यू होता है किसके अंदर, इन ओल्ड मैन, यानी कि मैन के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता रहता है, चाहे मैन ओल्ड एज तक पहुंच ना जाए, 70 ईयर का 80 ईयर का अगर मेल हो गया तो भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन फीमेल के अंदर क्या केस है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा सीजेज हो जाता है, यानी कि रुक जाता है इन ओमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, यानी कि फीमेल जब 50 ईयर के एज पे पहुंच जाती है तो ओवा का फॉर्मेशन जो होता है वो सीज हो जाता है, रुक जाता है। ओके, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन। अब हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, चलिए देखिए, तो इसको भी हटाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो पहला पॉइंट सबसे लिख रहा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ है, लोकेटेड पे अंडरलाइन करना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन के अंदर। जैसे हमारी बॉडी जो कैविटी होती है, हमारी जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक, ये कलर लेते हैं, बॉडी कैविटी होती है, तो जो बॉडी कैविटी होता है ये दो पार्ट में, जैसे ये मान लिया कि ह्यूमन के बॉडी कैविटी है, ये डायफ्राम के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं और इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी के इस रीजन को पेल्विक रीजन कहते हैं और इसी रीजन में चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दोनों यहीं पे लोकेटेड होता है। तो लिख रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, इसी को पेल्विक रीजन कहेंगे। दूसरी पॉइंट कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या आता है, तो इंक्लूड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, पहला है सबसे पहला कि वन पेयर, यहाँ फर्स्ट लिख दिया इंक्लूड्स में कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, अलॉन्ग विद और क्या क्या होता है, तो सेकेंड उस टेस्टिस से निकला हुआ या कुछ टेस्टिस के अंदर ही कुछ डक्ट होते हैं, डक्ट यानी कि पाइप बोल सकते हैं, जो गैमेट को कैरी करता है और इसको एसेसरी डक्ट या मेल एसेसरी डक्ट कहते हैं। ये फीमेल के अंदर भी इस तरह से डक्ट होता है जिसे फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा कहना रहेगा कि मेल एसेसरी डक्ट। और तीसरा जो होता है क्या चीज़, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तीसरा जो पॉइंट आता है वो है ग्लैंड, ज़्यादा अच्छा कहना रहेगा मेल एसेसरी ग्लैंड या मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। और कुछ जो होते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब जो बाहर से दिखता है। हम आपको आगे बताएंगे कि मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन डक्ट आते हैं, मेल ग्लैंड्स कौन कौन होते हैं और एक्सटर्नल जेनेटिलिया कौन होता है। जैसे स्क्रोटम हो गया और पेनिस हो गया, ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर आता है। तो ये चार पॉइंट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक, तो एक एक करके इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे टेस्टिस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जिक्र करना है किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। ठीक, तो मैंने यहाँ पे चलिए लिख दिया टेस्टिस के बारे में, यहाँ पे स्टडी करना। पहला पॉइंट लिख रहा कि टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है बेटा, इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो होता है वो टेस्टिस होता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस बनता है, लेकिन हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब 7 मंथ के होते हैं तो हमारा टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड हो जाता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल के आ जाता है और एक पाउच के अंदर विद इन ए पाउच, और उस पाउच को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। तो इस तरह से जैसे मान लिया कि ये टेस्टिस हो गया और एक पाउच के अंदर ये बंद होता है और इस पाउच को स्क्रोटम कहते हैं। ओके, तो स्क्रोटम कहते हैं। अब स्क्रोटम का काम क्या होता है, तो स्क्रोटम जो होता है इस टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है वो 2 से 3 डिग्री जो होता है बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। ये किस लिए होता है अभी बता रहा हूँ। तो लिख रहा है कि स्क्रोटम जो होता है, ये स्क्रोटम जो होता है हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस।
स्क्रोटम की वजह से। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है, उसको मेंटेन कौन कम करता है, तो स्क्रोटम करता है। मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, कितना टेम्परेचर कम होता है ये भी क्वेश्चन आएगा, तो 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और ये जरूरी होता है बेटा, नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। तो अगर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर है यानी 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन पाते हैं, इसलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, और स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, आगे देखिए, लिख रहा है इन एडल्ट मेल के अंदर ईच टेस्टिस जो होता है वो ओवल शेप का होता है। ओवल मतलब अंडे की तरह, इस तरह से शेप को ओवल कहा जाता है। विथ ए लेंथ, इस टेस्टिस का जो लेंथ होता है, जैसे ये लेंथ हो गया, वो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, और इसका जो विड्थ होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर। जैसे ये विड्थ हो गया, तो विड्थ यानी कि चौड़ाई जो होता है इसका 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। आगे लिख रहा कि टेस्टिस इज कवर बाई डेंस कवरिंग, टेस्टिस के बाहर एक डेंस कवरिंग होता है, ये इसके बाद स्क्रोटम होता है। तो टेस्टिस जो होता है कवर होता है एक डेंस कवरिंग के द्वारा। अब देखिए, लिख रहा है कि ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल या टेस्टिस लोब कह सकते हैं। जैसे कि किस तरह से होता है, जैसे टेस्टिस को अगर कट सेक्शन देखा जाए टेस्टिस का, तो जैसे ये कट कर दिया टेस्टिस को, कट सेक्शन, तो ये टेस्टिस जो होता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट में इस तरह से बटा होता है। लगभग 250 कंपार्टमेंट होता है, और इस कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट देख रहे हैं इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, तो ये कितना होता है, 2 से 50 कंपार्टमेंट में ये टेस्टिस बटा होता है, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ओके, अब देखिए जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा कि देखिए ईच लोब्यूल, अब इसके बाद क्या पॉइंट है, तो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो जैसे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया था, कट सेक्शन बनाया था, थोड़ा सा बड़ा मुझे बनाना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बनाना है, इसलिए उस फिगर को मैंने हटा दिया। तो जैसे ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, मैं यहाँ पे 2 ही बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें हमें बनाना है। तो कह रहा कि हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ये 1 और 2 यहाँ पे बनाया हूँ, इस तरह से 250 है, और हर एक लोब्यूल के अंदर हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल होता है, इस तरह से हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल होता है, और इस ट्यूब्यूल को SFT यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो लिख रहा भाई कि ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3, 1 से लेके 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी के अंदर किस तरह से फॉर्मेशन होता है अभी पता चलेगा। तो लिख रहा कि स्पर्म आर प्रोड्यूस। आगे देखिए, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल होता है। मैं एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे एक बड़ा सा बना रहा हूँ, तो ये मैं बना दिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि टेस्टिस के जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर है। ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। एक लोब के अंदर 1 से 3 होता है। अब इसके अंदर 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ कॉलमनार सेल होते हैं लंबे लंबे, और कुछ क्यूबॉइडल सेल होते हैं। कॉलमनार सेल होते हैं और क्यूबॉइडल सेल होते हैं, कॉलमनार सेल होते हैं, क्यूबॉइडल सेल होते हैं। ठीक है, देखिए हट गया, कॉलमनार सेल, क्यूबॉइडल सेल, इस तरह से सेल होते हैं। ठीक है, कॉलमनार सेल और क्यूबॉइडल सेल होते हैं। तो इसमें से 2 टाइप का सेल हो गया। जो लंबे वाले कॉलमनार सेल दिख रहा, इसको कहते हैं सर्टोली सेल या नर सेल कहा जाता है। तो इसको कहेंगे सर्टोली सेल यानी कि नर सेल। और ये वाला जो सेल है देख रहे हैं आप, इसको कहेंगे मेल जर्म सेल। ये मेल जर्म सेल कहलाएगा, और यही स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, फॉर्मेशन। इसी के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा तो स्पर्म यहीं से बनेंगे। और सर्टोली सेल जो होगा यानी कि नर सेल जो होगा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग स्पर्म को। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा कि ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल
इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड, अंदर की तरफ, बाहर में नहीं बनाया हूँ, ये फिगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनाया हूँ, बाई टू टाइप ऑफ सेल। पहला जो सेल है वो क्या कहलाएगा, मेल जर्म सेल, ये हो गया बेटा मेल जर्म सेल, ये वाला सब। और इस मेल जर्म सेल को कहते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया, इसी से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा जो होता है वो सर्टोली सेल होता है, ये वाला सर्टोली सेल या नर सेल, या इसी को सस्टेंटाकुलर सेल कहते हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग स्पर्म को, जब इससे स्पर्म बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। आगे देखिए, मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि ये जो मेल जर्म सेल है इसी के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा मेल जर्म सेल से, तो यहीं पे क्या बनता है बेटा, स्पर्म बनता है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है। तो मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगा इसके, देखिए माइटोटिक और मियोसिस दोनों होता है, पहले माइटोसिस होगा फिर मियोसिस होगा, तो मियोसिस होता है तब जाके स्पर्म बनता है, तो लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। वाइल सर्टोली सेल क्या करता है, जो कि बता चुका हूँ, वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल यानी कि मेल जर्म सेल या स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या पॉइंट लिख रहा कि रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ध्यान दीजिएगा कि इंटरस्टिशियल स्पेस किसे कहेंगे, यानी कि ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये जो बाहर वाला रीजन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये जो देख रहे हैं बाहर वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, ये कहलाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस स्पेस को कहेंगे इंटरस्टिशियल, ठीक है, स्पेस कहते हैं, ठीक, इस स्पेस को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। तो वही लिख रहा है कि रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं एंड कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो देखिए पहली चीज कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं, पहली चीज हो गया। तो कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, ठीक है, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पहला पॉइंट कि स्मॉल ब्लड वेसल होगा। दूसरा क्या होगा, लैडिक सेल होगा जिसे इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। तो कुछ यहाँ पे सेल पाए जाएंगे, उस सेल को लैडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहेंगे। तो यहाँ पे ये सेल बना दिया मैं, इस सेल को लैडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहेंगे, लैडिक सेल या इसी को कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल कहेंगे, ठीक है। तो लैडिक सेल इंटरस्टिशियल। अब लैडिक सेल क्या करता है, तो लैडिक सेल मेल हार्मोन का सिक्रीशन करता है, यानी कि सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। तो मेल हार्मोन को सिक्रीशन करता है। तो देखिए लिख रहा है कि लैडिक सेल सिंथेसाइज भी करेगा, इस पे ध्यान देना है कि लैडिक सेल बनाता भी है, सिंथेसाइज भी करता है एंड सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिस से जो हार्मोन निकलेगा उसको टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन कहेंगे। एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है और इसका जो मेन हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। और कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल होते हैं। तो यहीं पे कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल इस तरह से मैं बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। अब ये जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल है इसका काम क्या होता है, तो ये हमारे स्पर्म जो बनता है उसको हमारे ही इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्पर्म नया बना है तो हमारा इम्यून सिस्टम कहीं स्पर्म को एंटीजन ना समझ ले, दूसरे का ना सेल समझ ले। अगर एंटीजन समझ लिया तो स्पर्म को मार देगा। तो जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल है हमारे इम्यून सिस्टम से स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें होता है किसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो आज इतना ही रखते हैं, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वाले क्लास में। ओके, थैंक यू।